खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 5 करोड़ अंध भक्तों का दावा कर अपने आप को बाबा कहलाने वाले गुरमीत राम रहीम का मुस्तकबिल अब कैदी नंबर 1997 के रूप में काले घुप अंधेरे का इंतजार कर रहा है। बाबा के बवाली गुंडे अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, इसलिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह को आज पूरी सिक्योरिटी के साथ बाबा की किस्मत का फैसला करने के लिए एक स्पेशल विमान में रोहतक जेल ले जाया गया। जेल में ही अदालत लगी और थोड़ी ही देर में जज साहब ने इस रेपिस्ट बाबा की काली करतूतों के लिए 20 साल बामुशक्कत सजा का ऐलान कर इंसाफ कर दिया। रेप विक्टिम साध्वियों को इंसाफ मिलने में भले ही पूरे 15 साल लग गए, पर इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। साबित यह भी हो गया कि अगर सियासी दल और नेता अपने वोट बैंक की खातिर ऐसे बाबाओं को बढ़ावा ना देते तो कोई गुरमीत कभी राम रहीम का नाम लेकर इतना बड़ा शैतान ना बन पाता। आंखें खोल देने वाले इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आसाराम के बाद गुरमीत राम रहीम का यह अंजाम आंखों पर काली पट्टी बांधे अंध भक्तों की आंखें खोलेगा? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा चीफ का डेरा अब जेल है। साध्वी जिनसी इस्तेहसाल केस में बाबा राम रहीम पर अदालत ने कोई रहम नहीं किया। बाबा के वकीलों ने अदालत से रहम की अपील की, उनके समाजी और फलाही कामों का हवाला भी दिया, लेकिन राम रहीम के वकीलों की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए सीबीआई के खुसूसी जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और उन पर 65,000 का जुर्माना भी आयद किया। वहीं दूसरे मामले में भी अदालत ने बाबा राम रहीम को मजीद 10 साल की सजा सुनाई। इस तरह राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है और ये दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। आज क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे आर्ग्यूमेंट था, वो दोनों पार्टीज ने आर्ग्यू किया और हमने भी अपनी बातें बताई और सीबीआई ने भी बताई, तो कोर्ट ने दोनों को सुन के उनको 10-10 साल दोनों केसेस में, रेप केसेस में कन्विक्ट कर दिया है और 15-15 लाख रुपए उन्होंने फाइन लगा दिया है, जिसमें से 14 लाख रुपए ईच दोनों लड़कियों को देना है। सजा सुनाए जाने के बाद बाबा राम रहीम ने कमरे अदालत से बाहर निकलने से इनकार कर दिया और फर्श पर बैठा रहा। वो सकते में था, जबकि मुतासरीन सजा मजीद सख्त चाहते हैं। सीबीआई कोर्ट ने आज सजा की जो अवधि सुनाई है उसमें 2 युवतियों के इस प्रकार के केस में और ये सजा सुनाई गई है। 10 साल एक में, 10 साल दूसरे में, कुल मिलाकर के 20 साल की ये सजा हुई है और दोनों में 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और मैं समझता हूं कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका एक सम्मान किया जाएगा। रवां साल जुलाई से इस मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही थी। 17 अगस्त को इस्तिगासा और दिफा की बहस मुकम्मल हुई थी। 25 अगस्त को अदालत ने साध्वी आबरू रेजी केस में बाबा गुरमीत राम रहीम को कसूरवार पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसाराम के बाद अब राम रहीम का यह अंजाम क्या आंखों पर काली पट्टी बांधे अंध भक्तों की आंखें खोलेगा? हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राजीव पांडे साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन है। इसके अलावा सुव्रत त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं यूपी के, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस की खामियां कहां कहां रही, एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर फेल हुआ। रेखा अग्रवाल जो कि सीनियर लॉयर हैं, वो थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे, और डॉक्टर एचएस रावत मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, थोड़ी देर में वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले राजीव पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाईकोर्ट को आखिर यह क्यों कहना पड़ता है कि वोटों की राजनीति के लिए आपने हरियाणा को जलने दिया, और आज ही न्यूज 18 इंडिया ने यह रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरह से 1200 लीटर केमिकल, जो ये पूरा 800 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, जिस तरह से आप लोगों ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी थी इस बाबा को अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए और उसे छुपाने के लिए, उन्हीं
गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी ऐसी थी जिस पर लिखा हुआ था फायर ब्रिगेड डेरा सच्चा सौदा, और उसमें 1200 लीटर केमिकल लाया गया हिसार से पंचकुला। यानी शहर को जलाने का पूरा इंतजाम किया गया और आपका एडमिनिस्ट्रेशन साथ हो लिया बाबा के इस कारनामे को अंजाम देने में, ऐसा लगता है। नहीं, एकदम समीर जी एकदम बेतुका आरोप है। आप देखिए कि ये पूरे केस की जो आप हिस्ट्री देखेंगे तो इस केस की हिस्ट्री यहां से है कि 2002 में एक लेटर दिया गया प्रधानमंत्री जी को और चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को। तुरंत 2002 में ही सीबीआई ने इसका एफआईआर का रजिस्ट्रेशन किया। 2007 तक, चूंकि वहां सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, 2007 में कांग्रेस ने कहा कि आप इस केस को क्लोज करिए। सीबीआई अफसर ने कहा कि हम इस केस को क्लोज नहीं करेंगे और फाइनली 2008 में चार्ज फ्रेमिंग हुई। 2008 के बाद ये ट्रायल चला और फाइनली बीजेपी की सरकार में ही एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ और बीजेपी की सरकार में ही इनका कन्विक्शन हुआ है। और कन्विक्शन ही नहीं हुआ, 20 साल की सजा हुई है। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि ये हम उनके साथ हो लिए, देखिए अगर कन्विक्शन से पहले अगर बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन लिया होता तो लोग कहते हैं कि आप सप्रेस कर रहे हैं, आप इंटॉलरेंट हैं। सरकार ने आज जो बंदोबस्त की थी 2 दिनों में, आज उनके कन्विक्शन के बाद पूरे हरियाणा में कहीं पत्ता भी नहीं खड़का। जो थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हुई, आप इसके लिए साधुवाद दीजिए सरकार को कि इतने बड़े बड़े डेरा, साधुवाद किस बात का राजीव जी, साधुवाद किस बात का? मैं बता रहा हूं, आपने पूरे हरियाणा को जलने दिया। जब इस केस का वर्डिक्ट आया तो पूरा हरियाणा जला और बाबा राम रहीम ने जो कुछ प्लानिंग की थी वो उसको कर पाने में सफल साबित हुआ पूरी तरह से। नहीं, कहां था उस वक्त आपका एडमिनिस्ट्रेशन जब 35 से ज्यादा लोगों की जान जा रही थी? मैं आपको कह रहा हूं कि जब साउथ में कोई भी बड़े नेता की मृत्यु होती है, लोग आत्महत्या करते हैं, लोग सड़कों पर आकर के दंगे करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। कश्मीर में कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले किसी नहीं कश्मीर की बात ना कीजिए राजीव जी। आज कश्मीर पर बहुत डिबेट हो चुकी है। कहना चाह रहा हूं, आज मैं कश्मीर की बात करने नहीं बैठा, कहना चाह रहा हूं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात, आपने 24 घंटे तक हरियाणा को जलने कैसे दिया? आपने क्यों नहीं इंतजाम किए? कैसे 1.5 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हो गए? उनको क्यों घुसने दिया गया? धारा 144 का मतलब ये कैसे हो गया कि 1,44,000 लोगों को इकट्ठा करने की छूट दे दी जाए? इन सवालों का जवाब दीजिए ना। हाईकोर्ट पूछ रहा है आपसे कि आपने क्यों जलने दिया हरियाणा को? हाईकोर्ट में एफिडेविट, मैं बता रहा हूं, 3 घंटे के भीतर हरियाणा में शांति व्यवस्था बहाल हो गई, ये आपको पता है। 3 घंटे तक। अब आप देखिए, अगर सरकार ने पहले एक्शन लिया होता और 36 के बजाय 50 लोग मारे गए होते और लोग कहते कि आपको क्या जरूरत थी ये एक्शन लेने की। जब एक बार कन्विक्शन हो गया, ही वाज अरेस्टेड और अरेस्टिंग अच्छा, मतलब 36 लोग मामूली हैं। 36 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। संतुष्टि है, कोई नहीं लेगा 36 लोगों की मौत की जिम्मेदारी। नहीं, ये आप एकदम नहीं, क्या है कि इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर सरकार उसके कन्विक्शन से पहले कोई एक्शन लेती तो ये नंबर्स बढ़ भी सकते थे, घट भी सकते थे। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक्शन ले सकते थे ना पांडे जी। अगर आप पहले एक्शन लेते कुछ और होता, क्योंकि उस समय गुरु राम रहीम बाहर थे। तो आपने इकट्ठे क्यों होने दिए? जब आपको कोर्ट ऑर्डर कर रही है बार बार, तो आपकी सरकार ने इकट्ठे क्यों होने दिए? जब 3 घंटे में आप उनको सबको तितर बितर कर सकते हैं तो उससे पहले भी उनको हटा सकते थे आप लोग। नहीं, क्या है ना, क्योंकि उन्होंने कानून हाथ में लिया, तो उनको कानून में हाथ में लेने से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। पूरे के पूरे लोग पंजाब से आए, दिल्ली से गए। आप किसी इंडिविजुअल को अपनी गाड़ी में जाने आने से रोक कैसे किस आधार पे लगा सकते हैं? आपका तर्क नहीं है, तर्क नहीं है क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। एक मिनट, ठीक है राजीव जी। राधिका जी, आपको तर्क समझ में आ रहा है। राजीव पांडे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या इन 36 लोगों की जाने जाने से रोका नहीं जा सकता था? क्या हरियाणा को 3 घंटे, उन्हीं की बात मान लेते हैं, 3 घंटे जलने से रोका नहीं जा सकता था? और इसके पीछे जिस वोट बैंक पॉलिटिक्स का जिक्र हाईकोर्ट कर रहा है, उसकी जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता बाबा के दर पर मत्था टेकते हुए नजर आए। देखिए, राम रहीम जी जो हैं वो क्लियरली उन्होंने पंजाब हो हरियाणा हो दोनों टाइम पे उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगा है और बीजेपी के लिए उन्होंने बार बार बीजेपी के नेताओं के लिए वोट मांगा है। तो और 3 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है
और उन 3 सालों में 3 घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हरियाणा की सरकार सुरक्षा प्रदान करने में, वहां के लोगों को, हरियाणा को एक शांत स्टेट बनाए रखने में नाकाम रही है। और ये बार बार सामने आया है, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे वो संत रामपाल जी का किस्सा था वो हो, चाहे आज हो। अगर वो इतने सीरियस थे, और कल तो सुनने में ये भी आया कि खट्टर जी के यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स और पुलिस वाले भी थे जहां पे उन्होंने डिनर पे बुलाया, ऐसे माहौल पे उनको डिनर पे बुलाया गया और ये भी कहा गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे से कंट्रोल किया है इनको। अगर लोगों की मौत होना अच्छा लग रहा है तो क्या ये सब किस तरीके की अच्छी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के, क्या गुड गवर्नेंस हो रहा है हरियाणा में? हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वो प्रधानमंत्री इस देश के हैं, भाजपा के नहीं, और चीफ मिनिस्टर वो इस प्रदेश के हैं, भाजपा के नहीं। तो इनको जवाब देना चाहिए कि कब ये सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे और कैसा। उन्होंने 3 घंटे में अगर कंट्रोल कर सकते थे तो ये हालात क्यों आए, इतने लोग क्यों मरे? और 3 साल से लोग मर रहे हैं, ये आज की सिर्फ बात नहीं है, 3 साल से लोग मर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रावत, मुझे ये बताइए कि अब ये कोर्ट का फैसला आया है, बहुत ही शानदार फैसला है, क्योंकि पहले ये कंफ्यूजन था कि ये 10 साल की सजा है, लेकिन साफ कह दिया गया कि ये सजा जो है पहले 10 साल पूरा होगा, फिर दूसरे केस में 10 साल की सजा होगी, यानी 20 साल। 2037 तक ये बाबा, अपने आप को कहने वाला गुरमीत, जेल में रहेगा। क्या ये फैसला आपको लगता है नजीर बनेगा? क्योंकि आसाराम का हश्र हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ अब ये बाबा राम रहीम का। क्या जो भक्त हैं या ये कह लीजिए जो अंध भक्त हैं वो अपनी आंखों पर बंधी काली पट्टी अब खोलने के लिए तैयार हैं? जांच परख कर ही किसी की सरपरस्ती में आएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, इसके अंदर अभी भी रामपाल जी अंदर हैं और आसाराम जी भी अंदर हैं, लेकिन अभी भी टीवी पर उनके प्रवचन चलते हैं। अगर ऐसे ही प्रवचन राम रहीम के भी चलते रहे तो फॉलोअर तो फिर भी अंधे भक्त रहेंगे ना। तो कहीं ना कहीं यहां सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। राजीव पांडे जी, आपकी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को यह संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल टाइप बाबा हैं, फ्रॉड हैं, जो जेलों में पड़े हुए हैं, उनके प्रवचन अभी भी कल तक क्यों चल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इनर सिस्टम फेलियर है गवर्नमेंट का। और जहां अभी मेरी बगल में कांग्रेस प्रवक्ता बैठी हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये किया, अरे इनको पाला पोसा नागफनी के पौधों को आपने था, क्योंकि 2002 में कैप्टन साहब को इन्होंने समर्थन दिया था राम रहीम ने, और उनके समधी स्वयं वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। ये तो जब इनको लगा कि 2014 में पीएम मोदी बने हैं तो एकदम इन्होंने पासा पलट लिया। और इससे पहले आप देखें, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को किसने खड़ा किया, चंद्रा स्वामी को किसने खड़ा किया, आसाराम बापू को किसने खड़ा किया, इनको सिक्योरिटी ब्लैक कैट कमांडो किसकी सरकार ने दी, इनको सुविधाएं, इनको इतनी बढ़िया बड़ी जगह पर इनको जमीनें किसने दी? हम अपनी वहां साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी नहीं कर सकते जैन के आश्रम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं पालने पोसने वाले तो आप ही हैं ना इनको। इसलिए टीवी के ऊपर जो चल रहे हैं, अखबारों में जो ये ऐड दे रहे हैं, वहां अभी भी ऐसे वक्त गुमराह होंगे। जो समोसे खाने की बात करते हैं वो भी अभी भी टीवी पे चल रहे हैं। कोर्ट ने उनको बैन किया, फिर दोबारा से चल रहे हैं। तो समीर भाई, जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इस पर संज्ञान नहीं लेगी, जब तक ऐसे फ्रॉड बाबा चलते रहेंगे। जिम्मेदारी तो सबकी है। बिल्कुल। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीनियर लॉयर हैं। रेखा जी, हम आपसे यह समझना चाहेंगे, अब ये जो पहले 10 साल और अब 20 साल की बात हुई कि भाई एक सजा खत्म होगी और फिर दूसरी शुरू होगी, यानी टोटल 20 साल तक ये बाबा जो है वो जेल में रहेगा। ये जो इस तरह का फैसला होता है जिसमें एक साथ 2-2 केसेस पर सुनवाई हो रही है और फैसला देना हो, ये क्या जज के विवेक पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है पूरी तरह से कि वो एक साथ सजा का फैसला दे या अलग अलग? नहीं जी, तो दोनों केसेस अलग अलग हैं। अगर इंडियन पिनल कोड के तहत 2 FIRs किसी के ऊपर रजिस्टर हो रखी है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो दोनों के जो ट्रायल्स हैं वो दोनों केसेस का अलग अलग फैसला होगा। हाँ। और दोनों केसेस के अंदर जब फैसला हो गया और तो जो सजा है वो कॉन्करेंट रन करेगी, यानी कि एक होने के बाद में दूसरी होगी, ऐसा नहीं कि वो साथ साथ हो जाएगी। तो ये जो फैसला हुआ है इसके अंदर यही जज साहब ने क्लियर किया है कि जो एक केस की जब सजा खत्म हो गई तो उसके बाद के अंदर दूसरे केस की सजा स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि ना एक मतलब 10 और 10 जो है वो साथ साथ पैरेलल चलते रहेंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल क्लियर लॉ है और इसके अंदर जो जज है उसको दोनों फैसलों को एक एक खत्म होने के बाद में दूसरे को लागू करने का और कोई उसके तो कोई विकल्प है ही नहीं, यही करना पड़ेगा कि जब एक सजा खत्म हो जाए उसके बाद दूसरे का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंटडाउन विल स्टार्ट, पहले 10 साल खत्म हो गए, यानी कि ये वारदात चूंकि पहले की थी कर ली पूरी, उसके और ये वारदात चूंकि पहले की थी इसलिए ये राम रहीम को ये इतना 20 साल की सजा हुई। अगर आज के हालात में आज के टाइम पर अगर ये वारदात हुई होती तो क्योंकि कानून और ज्यादा कड़े हो चुके हैं,
तो और ज्यादा सख्त सजा होती, मुमकिन है? बहुत ज्यादा, स्पेशली जो आजकल जो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है और सेक्शन 376 की जो डेफिनेशन है उसको इतना बड़ा कर दिया गया है, उसके बाद में तो मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 10 साल की सजा हुई ऐसे केस के अंदर। तो यानी कि जो बलात्कार वाला जो पर्टिकुलरली जो केस है उसके अंदर तो सजा ज्यादा मिलनी चाहिए थी। और जिस तरीके से क्रिमिनल इंटिमिडेशन करके लोगों को बहला फुसला के, डरा के, धमका के, जान की धमकी देके इन लड़कियों के साथ, मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और इतने लंबे समय तक लगातार करता गया, यानी कि थ्रेट टू लाइफ के अंदर करा गया। तो ये सजा तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम सजा है, इसके अंदर ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी जो नजीर बनती। इतने बड़े जो आपने अभी एक और पैनलिस्ट से भी जो सवाल पूछा था कि क्या ऐसा जो फैसला है क्या ये बाकी लोगों के लिए नजीर बनेगा, मुझे तो लगता है कि इस तरह के जो बाबाएं होते हैं, ये गुरमीत सिंह जो है, ये आसाराम जो है, ये सब जो है, ये निर्मल, एक और जो बाबा निर्मल है, आप अखबार उठाएं तो कोई बाबा का रोज एक जो कहते हैं ना कि कहीं पर जो पाप का घड़ा कहीं ना कभी फूटता ही है। तो ये लोग सब इनके लिए एक धंधा है। मैं किसी के भी धर्म के ऊपर वो नहीं उठाना चाहती, किसी को मतलब किसी को अटैक नहीं करना चाहती, हर एक की अपनी अपनी आस्था है। पर ये लोग तो जो है आस्था का फायदा उठा के भोले लोगों को, पर्टिकुलरली जो भोले लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, और इन डेराओं के अंदर तो यही कल्चर है। ये जो डेरा कल्चर है इसके अंदर ये उन्हीं लोगों के लिए है जो समाज में जिनको एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लोअर स्ट्राटा के लोग हैं, छोटी जात के जो लोग हैं। हमारे गांवों के अंदर अभी भी जात की जो बात है बहुत ज्यादा होती है। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों की जो मुझे लगता है मैं सूरज जी के पास जाऊं। रावत साहब, इस बात का आपको जवाब देना चाहिए, धर्म के नाम पर ही सबसे ज्यादा अधर्म कैसे होने दे रहे हैं आप जैसे धर्मगुरु? देखिए, ऐसा आप लोगों का काम है समझाएं लोगों को। मैं ये बताना चाहता हूं, जो अभी बोला है कि इनके जो फॉलोअर बहुत गांव देहात से आते हैं, गरीब आते हैं, यहां पर इनके पास ऐसे भी लोग आते हैं जो विराट कोहली जैसे होते हैं, ऐसे भी आते हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस और बड़े पदों पर बैठे होते हैं। क्योंकि ये पहले क्या करते हैं कि पब्लिक को हिप्नोटाइज करते हैं, किसी बड़े स्टार को उठा के लाते हैं, उसे अपनी पब्लिसिटी कराते हैं। जब स्टार बोलता है कि मुझे राम रहीम जी के आशीर्वाद से फिल्म मेरी हिट हुई है, या कोई क्रिकेट स्टार बोलता है कि मैं आज वर्ल्ड कप इनकी वजह से खेल रहा हूं, तो जो नीचे के लोग हैं वो आते हैं, और साथ में जब इनके पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो पॉलिटिशियन जाकर के जैसे ही चरण छूते हैं वो स्नैप ले लेते हैं कि देखिए मेरे सामने तो खट्टर साहब और रामविलास जी नतमस्तक हो रहे हैं, तो मेरी बहुत पावर है। जब मिनिस्टर इनके पास मत्था टेकते हैं तो जो आईएएस आईपीएस है और जो दूसरे लोग हैं वो फिर अपनी प्रमोशन और अच्छी जगह पर ट्रांसफर के लिए वो भी फिर मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। जब इनके पास पूरी पावर आ जाती है तो फिर इसका ये दुरुपयोग करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे पास सत्ता का नशा है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम जो चाहें वो करेंगे। उसके बाद फिर इनकी जो तांडव लीला शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये भक्त जो बहुत नीचे के लेवल के होते हैं, जैसे कहा गया था गांव देहात से आते हैं, उनको तो सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सिर्फ इनके दर्शन कर लीजिए, ये भगवान है साक्षात, और वो दर्शन तक सीमित हैं। और ऊपर के जो हायर लेवल के लोग हैं वहां पर फिर इनका ये बंडाफोड़ जो पर्दे के पीछे चलता है। बिल्कुल। सुब्रत त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको यह बात समझ में आती है, लॉजिकल लगती है? राजीव पांडे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको तो दाद देनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कि बड़े अच्छे से हैंडल किया हमने पूरी सिचुएशन को, जबकि हम सबने देखा कि पूरे एक दिन तक किस तरह से हरियाणा जला। और आज ही की हमारी रिपोर्ट है कि बाकायदा हिसार से लेकर पंचकुला तक 1200 लीटर केमिकल इसी बाबा की गाड़ी में पहुंच गया, और उसके बाद साजिशन पूरे शहर को जलाया गया और सरकार रोक नहीं पाई। प्रश्न यह है कि कैसे इतने आदमी इकट्ठा होने पाए, जब मालूम था जी, बार बार माननीय हाईकोर्ट अलर्ट कर रहा था, और यह कोई कहे कि कोई पुलिस रोक नहीं सकती इकट्ठा होने से, तो यह डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुका है कि भले मुलायम सिंह अयोध्या में इकट्ठा होने से न रोक पाए हो, लेकिन अखिलेश और मायावती ने रोक दिया। अयोध्या में भीड़ तब इकट्ठा हुई जब मुलायम सिंह जी मुस्लिमों पर एहसान लादना चाहते थे कि हम बचा रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं, वरना उनके बेटे ने और मायावती ने रोक के दिखा दिया कि कोई आदमी अयोध्या में नहीं पहुंच पाया। अगर सरकार चाहे तो कोई नहीं पहुंच सकता है। जब श्री जयप्रकाश नारायण जी पकड़े गए, इतना हुजूम चलता था, और एक भी आदमी, मैं इलाहाबाद के विद्यार्थी था,
इलाहाबाद की सड़क पर उतरने को नहीं मिला। बछड़ा खूंटे के बल पर कूदता है। अगर सरकार का संरक्षण न रहे, अगर फुल छूट रहे काम करने की, तो कोई भी आदमी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। आज जब नियत साफ हो गई तो उल्लंघन नहीं हुआ। यह कहना कि कन्विक्शन के पहले हम नहीं गिरफ्तार कर सकते, कन्विक्शन के पहले हम नहीं खाली कर सकते, यह कर्तव्यहीनता के बोध को द्योतित करता है, जिसको कि माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया है कि किस तरह से कर्तव्य पालन में शिथिलता हुई। यह वर्डिक्ट न केवल बाबा जी के प्रति आई है, बल्कि यह वर्डिक्ट स्थानीय शासन और प्रशासन के खिलाफ भी आई है। और जहां तक अधिकारियों का सवाल है, उनका रोल और शर्मनाक है। अगर यह कहा जाए कि ऊपर के अधिकारियों का शासन की अनुमति नहीं मिली, तो अधिकारी संविधान की शपथ लेते हैं। आईपीएस अकेडमी में, आईएएस अकेडमी में संविधान की शपथ दिलाई जाती है। कल अगर कोई मुख्यमंत्री कह दे कि विपक्षियों को गिरफ्तार कर लो, फर्जी मुकदमे में फांस दो, तो क्या वे फांस देंगे? कल कोई कह दे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसे ही कहर बरपा होता है, सिखों का कत्लेआम चालू हो जाए। आप उस समय आप होते तो क्या एक्शन लेते, जिसने उसमें अवरोध नहीं पैदा किया? सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप उस समय हरियाणा के डीजी होते और मुख्यमंत्री साहब आपके ऊपर प्रेशर देते, तो क्या आपने जो संविधान की शपथ ली है, तो क्या आप उसको फॉलो करते या उसको निभाते इस कंडीशन में हरियाणा के अगर आप डीजी होते तो? मैं इसका जवाब दे रहा हूं त्रिपाठी जी, मैं इसका सबूत के साथ जवाब दे रहा हूं। सन 84 में मैं बरेली में तैनात था। सन 84 में मैं बरेली में तैनात था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और एक साथ मैंने 65 आदमियों को 302 आईपीसी का मुकदमा लिख करके जब जेल के अंदर बंद कर दिया गया, तो लिखा पढ़ी में आदेश जारी हुआ था कि त्रिपाठी, मैं देहात का एसपी था, एसपी आर था, मेरी फिक्स ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगा दी गई, मुझे देहात में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। और उसके बाद पूरे बरेली के देहात क्षेत्र में 14 सिख जलाए गए थे शुरू में, और पीलीभीत वगैरह में हमारे यहाँ केवल 2 सिख जले थे, और 2 के बाद। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर अगर काम करना चाहे तो कर सकता है। राजीव पांडे जी, लेकिन सवाल यही है कि सरकार का यह दबाव क्यों जब राम रहीम के का वर्डिक्ट आने वाला होता है केस का, तो उससे 2 दिन पहले आपकी सरकार के 2 मंत्री बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं? क्यों हम तस्वीरों में यह देखते हैं कि आपके स्टेट के जो डेप्यूटी एडवोकेट जनरल हैं, वो बाबा का सामान उठाते हुए नजर आते हैं? क्यों आखिर ये इस तरह से नतमस्तक हो जाती है सरकारें ऐसे बाबाओं के आगे? इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए समीर अब्बास जी, जहां तक कि डिप्टी एजी की बात थी, एडवोकेट जनरल साहब ने क्लैरिफाई किया कि वो एक पर्सनल कैपेसिटी में वहां थे, उनके रिलेशन में थे। डिप्टी एजी जाकर के कोई पर्सनल कैपेसिटी नहीं होती सर, डेप्यूटी एडवोकेट जनरल स्टेट का। मैं बता रहा हूं, कोई पर्सनल कैपेसिटी नहीं होती कि उसको जेल के बाहर एक उस रेपिस्ट का सामान उठाना पड़े। उनकी पर्सनल रिलेशनशिप थे, उनका पर्सनल एक रिलेशनशिप था। अब दूसरी बात आपने जो कही कि मिनिस्टर जाकर के, देखिए जब आप सरकार में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो, और इसके लिए जो भी बन सकता है वो आप करने की कोशिश करते हैं। जहां तक है इसमें से, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई रोल रहा होता, तो कल अगर आरोप लगता कि जब उनको कन्विक्शन नहीं होती, इसमें तो बीजेपी के सरकार के समय में एफआईआर हुई, कांग्रेस ने इसको हसप करने की कोशिश की, और बीजेपी के सरकार के समय में ही कन्विक्शन हो गया। तो आप कम से कम ये तो मानेंगे कि बीजेपी सरकार एक इंपार्शियल गवर्नमेंट थी। बीजेपी ने कभी भी इस केस पर कोई इस केस में उनका कोई रोल नहीं था। उन्होंने राधिका, कहने का मतलब ये है कि आपके जमाने में पुलिस पर दबाव था, बीजेपी के जमाने में वो दबाव हट गया, सीबीआई आपके जमाने में तोता था, बाद में आजाद हो गया, इसलिए अब काम हो रहा है, ये कहने की कोशिश करें। बीजेपी ने बाबा रामदेव के मुकदमे क्यों हटा दिए? हाँ, वो भी तो वहां पे ये क्यों हुआ? और ये जो बार बार बोल रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, इन्हीं के एमपी है साक्षी महाराज जी, जो इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड की अगर करोड़ों लोग बाबा राम रहीम के साथ है और एक इंसान उनके खिलाफ है, तो किसकी बात माननी चाहिए? जब उनके लीडर ही ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर कैसी बात होगी? एक शिकायत कोर्ट को मानते नहीं, इनके खुद के एमपी, उनका अपना बयान हो और ये बातें कर रहे हैं। ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ये पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। पार्टी के सांसद हैं वो, किया है पार्लियामेंट में आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोई भी रख सकता है,
अगर आपकी पार्टी का सांसद ओपिनियन नहीं है ना सर, ये राजीव जी ये ओपिनियन नहीं है। अगर आपकी पार्टी का सांसद खुलेआम कह रहा है कि हिंसा के लिए बाबा राम रहीम के समर्थक नहीं कोर्ट जिम्मेदार है, सीधे सीधे जुडिशरी पर आरोप लगा रहा है, तो ये गंभीर बात नहीं है, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरी बात का जवाब दीजिए आप। वो जो कांग्रेस के बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि 2007 में सीबीआई के ऑफिसर ने कहा है कि कांग्रेस ने कहा था कि आप इस केस को क्लोज कर दीजिए। एफआईआर हमारे जमाने में हुई, इसके बाद कन्विक्शन हमारे जमाने में हुई, तो फिर हमारी कॉम्प्लिसिटी क्या है? आपका एक जो आरोप है कि आपने हैंडलिंग कैसे की, मेरा यह मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिसर्स के इनपुट मिले होंगे, सरकार ने उस पर पूरी कोशिश की। फिर जब आपको 2007 में इस बाबा की असलियत पता थी तो 2014 में इसका सपोर्ट क्यों लिया? नहीं, 2007 में ये आज आया है, आज ये आया है कि 2007 में एक सीबीआई ऑफिसर ने कहा है कि मेरे ऊपर कांग्रेस सरकार ने दबाव बनाने की कोशिश की कि आप इस केस को क्लोज कर दीजिए। राजीव आप जी, कहीं भी हत्या का आरोपी, बलात्कार का आरोपी, उससे सपोर्ट लेने पहुंच गए ना आप, बड़े खुश थे आप लोग। नहीं, देखिए बाबा राम रहीम ने सपोर्ट कर दिया है, अब खूब सारे वोट मिलेंगे। मेरी बात आप समझिए, नहीं ऐसा नहीं है, सारी पार्टियों के लोग उनके पास जाते थे। कांग्रेस पर आरोप भी लगाइए कि कांग्रेस ने भी कांग्रेस पार्टी भी नतमस्तक हो गई बाबा के आगे, लेकिन अपनी बात तो मानिए, कबूल तो कीजिए, मैं बता रहा हूं, तब बुराई दूर होगी ना। नहीं, मैं बता रहा हूं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा राजीव जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि काली पट्टी जो भक्तों के आंखों पर बंधी हुई है, वो क्या खुलेगी इस फैसले के बाद? रामपाल, आसाराम और अब गुरमीत। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आखिर काली पट्टी जो अंध भक्तों की आंखों पर लगी हुई है, वो कब खुलेगी? क्या इस फैसले से, राम रहीम के खिलाफ जो फैसला आया है, जो रामपाल के खिलाफ फैसला आया कोर्ट का, जो आसाराम का हश्र हुआ, उसको देखने के बाद ये अंध भक्ति का सिलसिला खत्म होगा? ये एक बड़ा सवाल है। रावत साहब, जिम्मेदारी इस मामले में किसकी बनती है सबसे ज्यादा? जिस तरह से हमारी सोसाइटी है, जिस तरह से ऐसे गुरुओं का बोलबाला है, ऐसे बाबाओं का अपना एक वोट बैंक बन जाता है और नेता भी नतमस्तक होने लगते हैं, पार्टियां भी नतमस्तक होने लगती हैं, ये सिलसिला रुकेगा कैसे? देखिए, इसका एक तरीका है बेहतरीन, जो सीआईडी की रिपोर्ट होती है, जितने भी बाबा इस तरह के चल रहे हैं टीवी पर, हाँ, उसकी रिपोर्टिंग करें और आगे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को अगर बताते हैं कि ये एक पाखंडी आदमी है और इस तरह से चल रहा है, और जो इस तरह के कुछ धार्मिक चैनल हैं जो पैसा लेकर के इनको चला रहे हैं, आज भी लेकिन सिर्फ चैनल ही थोड़ी जिम्मेदार है, मीडिया ही थोड़ी जिम्मेदार है। बिना पब्लिसिटी कैसे होगा? नहीं, रामपाल तो मुझे नहीं याद है कि किसी भी चैनल पर उसके प्रवचन चलते हैं। कल देखो, अभी भी देखो, आप अभी भी चल रहे हैं वो तो, कल देखा उनको, परसों भी मैंने देखा। गुरमीत राम रहीम जो है, इसका किसी चैनल पर तो प्रवचन चलता नहीं, चैनलों पर ही प्रवचन चलता था। यहीं से तो ये नागफनी बहुत बड़ा हुआ ना, चैनलों पे चलते तो ही तो लोग फॉलोअर आते हैं। आज भी रामपाल चल रहे हैं, आज भी प्रवचन आसाराम जी के चल रहे हैं और कई चैनलों पे चल रहे हैं। लेकिन गुरमीत राम रहीम के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि जितने भी हिसार के आसपास के जितने गांव थे, वहां पर जो मर्द थे उनकी शराब छुड़वा दी, इसलिए औरतें जो हैं वो पूरी तरह से उन्होंने कह दिया कि अरे ये तो हमारे बाबा हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी सुधार दी, हमारे पति को सही रास्ते पर ले आए, इसलिए वो सब भक्त बन गई। ऐसे तो ये ट्रू है कि जब कोई भी इनके जो गुरु थे, हाँ, उन्होंने शुरुआत की थी। अब बहुत कोई दिव्य ज्ञानी अगर हुआ और उसके बेस पे लोग जुड़ते चले गए और बाद में अगर उनकी गद्दी पे कोई इस तरह का पाखंडी फिल्म बनाने वाला व्यक्ति अगर कोई बैठ जाता है तो नीचे वाले लोगों में वही आस्था होती है अपने गुरु के प्रति कि हमारे ये गुरु थे, लेकिन वो ऊपर वाला क्या कर रहा है ये नहीं पता चलता। इसलिए जो बेचारे नीचे सिर्फ दर्शन करके अपने को संतोष करते हैं वो अंधभक्त बने रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि हाई लेवल पर कि ये जो हमारे गुरु हैं जो किस प्रकार का पाखंड कर रहे हैं, क्यों फिल्म बना रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी में जाते हैं, क्यों इन्होंने एक गुफा बना रखी है, क्यों इस प्रकार से साधकाओं को बुला रहे हैं। तो अगर इसकी कोई बात होती है तो हम मारपीट भी हो जाती है कि गुरु के पर उंगली मत उठाइए। और एक सबसे बड़ी हिप्नोटिज्म की बात कह देते हैं कि गुरु के बारे में गलत मत सोचना कभी भी। अब जब व्यक्ति गुरु के बारे में गलत सोचेगा ही नहीं तो अंधभक्त बना रहेगा। वो एक सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही विष्णु है। गुरु को ऐसा बांध लेते हैं कि गुरु के बारे में आंखों से भी सामने देख लो तब भी ये बोलते हैं कि लीला है इनकी। ये एक जो पाखंड है इसको दूर करना पड़ेगा और इसमें
सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो हमारे इंटरनल सिस्टम के सोर्सेज हैं, वो इस पर कवर करें। ठीक है, राजीव पांडे जी, ऐसा मुमकिन है क्या? वो सख्ती नजर आएगी क्या? देखिए, सख्ती जो सरकार है वो करेगी, लेकिन रूल के हिसाब से सारे चैनल्स चलते हैं। और ये एक सामाजिक बुराई है कि इस तरह के ढोंगी पाखंडी बाबा आकर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और यह सब धर्मों में है। ये आज अगर आप देखें कि हर धर्म में ये इश्यू है, और ये एक सोशल इश्यू है। इसमें तो ये पाखंडी बाबा आकर के लोगों के साथ यौन शोषण किया है, और जो किए हैं, कई धर्म तो ऐसे हैं उनको ह्यूमन बॉम्ब बनाने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करके उनको ह्यूमन बॉम्ब बना देते हैं। कई जगह लोग हैं, कल भी मैंने 2-3 न्यूज देखे कि बच्चों के साथ सोडोमाइज किया जाता है, बहुत सारे पेस्टर्स के नाम आते हैं। तो ये एक सामाजिक इश्यू है, और इसमें जो जब तक लोग बाहर आकर के जिनके खिलाफ ये हो रहा है, और नहीं, लेकिन सरकारें छूट दे देती है ना। गुरमीत राम रहीम को प्राइवेट आर्मी बनाने की छूट कैसे दे दी गई? नहीं, किसी ने, सरकार ने कैसे छूट दी? अब देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि मैं आपसे सहमत हूं। नहीं, सरकार को पता था ना, सरकार को पता था ना। नहीं, देखिए, नहीं, ये देखिए, हर स्टेट में अपनी एलआईयू होती है कि सरकार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसको जानकारी होती है। राजीव जी, एक ही सवाल ये माना ही नहीं जा सकता कि जानकारी नहीं थी आपको कि इस शख्स ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना रखी है। इस शख्स की गाड़ियां, जो इसका काफिला चलता है, उसमें AK-47 होती हैं, उसमें माउजर्स होती हैं। ये आप ही की पुलिस के, आप ही के गृह सचिव का बयान है। ये हमारे, मैं बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी किसी भी बाबा को समर्थन करती है और एक क्विड प्रो को है कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, उस समय में यह स्थिति बहुत ही खतरनाक रूप से होती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी की सरकार 3 साल तो यही खतरनाक स्थिति तो है, हरियाणा में भी है, लेकिन क्विड प्रो को कुछ नहीं है। मैं बार बार यही, मेरा आर्गुमेंट ही नहीं आप सुन रहे हैं कि क्विड प्रो को कांग्रेस के टाइम में 51 लाख आपके मंत्री ने क्यों डेरा को दिए, लेकिन आज नहीं। लेकिन देखिए, वो उस पर उनका जवाब आया है कि उन्होंने काम करने के लिए दिए थे। मैं क्या कह रहा हूं, क्विड प्रो को तब होता समीर भाई, ये काम किया आप लोगों की, ये हालत हो आज। राम रहीम, अरे एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए भाई। अगर क्विड प्रो को बीजेपी के साथ होता तो आज बाबा राम रहीम एक कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं होते। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो कल बाइज्जत बरी होते, क्योंकि उन्होंने 2007 में राजीव जी, केस को क्लोज करने की कोशिश की थी। गुरमीत राम रहीम की बेटी का बयान सुना आपने? गुरमीत राम रहीम की बेटी का बयान सुना? वो कह रही हैं कि बाकायदा डील हुई थी बीजेपी के साथ कि तुम हमें सपोर्ट करो और हम तुम्हारे ऊपर जो केस चल रहा है वो हटवा देंगे, लेकिन बाद में हमको धोखा दे दिया गया। वही कह रहा हूं, मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया अगर आपने ऐसा भी किया, बाद में धोखा दे दिया, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ यही होना चाहिए जो कि हुआ है। लेकिन सवाल तब ये उठता है कि डील कर क्यों रहे थे आप? क्विड नहीं, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि क्विड प्रो को बीजेपी में और किसी भी ढोंगी बाबा में नहीं हो सकता। ये कांग्रेस का कल्चर है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कल्चर है, कांग्रेस चंद्रा स्वामी का कल्चर है कि टेररिस्ट को बाइज्जत उनके घर छोड़ के आए। अगर आप ही की सरकार थी तब ये भी हुआ होता, अगर ये हुआ होता, आपको पता है कि 300 लोग बंधक थे। ये कांग्रेस की बात मैं नहीं करना चाहता, भी मैं विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो उस विषय पर मैं आपसे बात करता। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये क्विड प्रो को होता, अगर बीजेपी और उस राम रहीम में कोई क्विड प्रो को होता तो आज वो बाइज्जत बरी होता। आप देखिए कि इस सरकार में FIR, मुझे ये बताइए ना, 2014 में आपने सपोर्ट लिया, 2014 में आपने सपोर्ट लिया राम रहीम का, जब आप सब कुछ जानते हुए लिया ना कि वो किस तरह का इंसान है, नहीं, किस तरह के आरोप है उसके ऊपर। जब नहीं, आप आरोप, मतलब आपको परहेज नहीं था गुरमीत राम रहीम से, सब कुछ जानते हुए भी? नहीं, आप समीर जी, क्योंकि वोट मिल रहे थे, क्योंकि 30 सीटों पर उसका प्रभाव नजर आ रहा था। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप हर वोटर से वोट मांगते हैं, लेकिन क्या उसके रिटर्न में क्या देते हैं? रिटर्न में हमने 2007 में कांग्रेस जैसे केस को क्लोज करने की बात नहीं की, हमने उनको किस केस को स्लो करने की बात नहीं की। ये तो 2002 में जब हमारी सरकार ने FIR उसके खिलाफ करवाया, उसके बाद 2014 तक इनकी सरकार थी दोनों जगह, और इन्होंने केस को आपकी सरकार ने कोई FIR नहीं करवाया। राजीव जी, जानकारी प्लीज दुरुस्त कर लीजिए, कोई FIR नहीं हुई। लेटर लिखा गया PM को। ये जानकारी CBI के स्पेशल जो डायरेक्टर हैं, जो कि इस केस के जांचकर्ता भी थे, उन्होंने दी
कि वो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी, उसके बाद सुओ मोटो लिया कोर्ट ने और इस केस की जांच शुरू हुई। यू आर राइट, ये आप क्रेडिट नहीं ले सकते। उन्होंने केस को फॉरवर्ड किया, आपने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप गलत कह रहे हैं। देयर इज ए सिस्टम। और ये कहना पड़ेगा कि सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इस केस की जांच बहुत सही तरीके से हुई, साध्वियों की पहचान गुप्त रखते हुए। ठीक है राधिका, मैं ये पूछना चाहूंगी, हर चीज का कह रहे हैं कि इनकी सरकार ने ये किया, इनकी सरकार ने वो किया, तो ये मानते हैं कि जो आज मौतें हुई हैं और 3 साल से जो ये आज हालात है हरियाणा के, इसके जिम्मेदार भी इनकी सरकार है? जब हर चीज का क्रेडिट ये ले रहे हैं तो इस चीज से क्यों, और खट्टर जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात है? हर बात पे पहले भी एक बार आया था, राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि एक यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिग्नेशन नहीं देता है। रेजिग्नेशन इसलिए नहीं देता क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये सिर्फ उल्टी सीधी बातों का क्रेडिट लेते रहेंगे, और जो असलियत है, क्या आप इस बात का भी क्रेडिट लेंगे जो लोग मौतें हो रही हैं? आपकी सरकार तो सब कुछ कर रही है, ये कौन कर रहा है फिर? मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिग्नेशन तब किया जाता है ना, आपके यहाँ जब कोर्ट आपको जेल में भेज देती है, आपके खिलाफ एफआईआर कर देती है, आपके खिलाफ चार्जशीट हो जाता है, डी राजा जेल चले जाते हैं, कलमाडी जेल चले जाते हैं, तो एफआईआर होगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। राजीव पांडे साहब, आपके मुख्यमंत्री के लिए हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हरियाणा को जलने दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी? नहीं, ऐसा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर को मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा है उसके रेस्पॉन्स में सरकार अपना एफिडेविट फाइल करेगी या जो करेगी उसके बारे में मैं कोई यहां कुछ नहीं कहने वाला। मेरा ये सिंपल कहना है, आप अगर 2 दिन पहले अगर कोई एक्शन हुआ होता और ज्यादा लोगों की जान गई होती तो आप इसके लिए बीजेपी को घेरते। मेरा यह कहना है कि इस सरकार को 3 विषय आप मानिए कि जस्टिस डिलीवरी किया गया है। नहीं, ज्यादा लोगों की जान गई होती, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब 35 लोग या 38 लोगों की जान गई तो वो कम है, ज्यादा आपके हिसाब से कितना होता है? मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। एक जो गवर्नमेंट है वो एक लॉ मशीनरी पर रिपोर्ट के हिसाब से एक्शन लेती है। जो रिपोर्ट हुआ होगा कि भाई हमको कब एक्शन लेना चाहिए, जब दंगे शुरू हुए 3 घंटे के भीतर में। ठीक है, रेखा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, अब आप ये बताइए कि ये जो गुरमीत राम रहीम का केस है, जिस तरह से हमें ये जानकारी हम सबको है कि हत्या के भी 2 केस चल रहे हैं, एक डेरे का मैनेजर और एक वो पत्रकार जिसने इस खबर का खुलासा किया था, वो लेटर अपने समाचार पत्र में छापा था, उन 2 लोगों की हत्या हुई। इसके अलावा 2 रेप केसेस जिसमें कि फैसला आ चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है। अब बाबा के पास, राम रहीम के पास बचने के रास्ते क्या कोई नजर आते हैं? ये जो अभी फैसला हुआ है आज, जिस पे सजा सुनाई गई है जी, अगर ये राम रहीम गुरमीत जो है, अगर ये अपनी इसकी अपील करना चाहते हैं तो ये विकल्प तो हर नागरिक को है, चाहे वो गुरमीत हो चाहे और कोई हो। तो लोअर कोर्ट के फैसले की अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो और हाई कोर्ट की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है। तो ये जो नहीं, ये आसार हैं क्या, कहीं से भी इस बात के आसार हैं कि हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए, जैसा कि आज उनके वकील दावा कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह के चार्जेस लगे हैं, जो जितनी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस है और जिस तरीके का ये गुरमीत का जो प्रोफाइल है, जो उसकी जिंदगी का जो प्रोफाइल, उसका जो कैरेक्टर है, कि उसके अंदर हर चांस है कि अगर वो जमानत के लिए अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट, नहीं मिलेगी। आदमी होता तो भले उसकी फिर सकता है कि उसको जमानत मिल सकती है, परंतु जिस तरीके का आतंक गुरमीत ने फैला रखा था, जिस तरह का पावर उसके पास है, जितना पैसा उसके पास है, जितना रसूख है, जितना बड़े बड़े लोगों पर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं गुरमीत के, तो वो अगर दे देती है, हर चांसेस हैं कि वो देश से छोड़ के भी भाग सकता है, और जो विटनेसेस हैं उनको डरा धमका सकता है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई होता कि जिस आदमी के क्लीन एंटीसीडेंट्स है, यानी कि पहली बार ऐसा कोई क्राइम उस व्यक्ति ने किया और वो क्राइम कोई इतना सीरियस क्राइम नहीं है, तो फिर भी हाई कोर्ट समझ सकती है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, कानून के अंदर ये प्रोविजन है, प्रावधान है कि हाई कोर्ट में अगर जब तक वो लंबित हो जाता है तो केस पेंडिंग है, उसके दौरान जो सेंटेंस का केस था
तो सलमान खान के रैश गाड़ी चलाने से एक व्यक्ति की डेथ हो गई और इसके बाद जब हाईकोर्ट के अंदर अपील करी तो हाईकोर्ट के अंदर अपील करी तो जब तक ठीक है रेखा जी, कुछ ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। त्रिपाठी जी एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद बिल्कुल इसलिए भी कम है क्योंकि उसके बाहर आने पर कई तरह की शंकाएं हैं और ये हम सबको पता है कि जेल ले जाना इस आदमी को, इस शख्स को कितना मुश्किल साबित हुआ था। अगर एक बार बाबा राम रहीम बाहर आ गया तो दूसरी बार फिर कोर्ट ले जाना, जेल ले जाना उसे खासा मुश्किल होगा। क्या ये एक बेसिस ये भी बन सकता है क्या कि कोई राहत ना मिले? देखिए, राहत के न मिले या मिले, इसकी न्यायालय में मैं एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी हूं। बेल के केवल दो मुख्य विचार बिंदु होते हैं, वैसे सैकड़ों होते हैं। पहला कि छूटने के बाद आदमी दोबारा फरार होगा या नहीं होगा, कोर्ट में हाजिर होगा या नहीं होगा, और दूसरा कि क्या यह गवाहों को डराने धमकाने में, उनको जबरदस्ती बयान बदलवाने में सक्षम होगा और रुचि लेगा या नहीं लेगा। इन दोनों मापदंडों के आधार में बाबा के जमानत पाने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो आप बार बार कह रहे थे, आंख की पट्टी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, मेरा जवाब है आंख की पट्टी नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि एक बार धृतराष्ट्र की आंख में ज्योति आ सकती है, लेकिन गांधारी जिसने जानबूझ के पट्टी बांध रखी है, उसकी आंख की पट्टी में कभी ज्योति नहीं आ सकती है। साक्षी जी महाराज आज जो बयान दे रहे हैं, कोई पहला बयान नहीं दे रहे हैं। इन्होंने नाथूराम गोडसे, बाबा नाथूराम गोडसे की भी प्रशंसा में बयान दिए थे, भारतीय संसद में दिए थे, और उतनी टाइम भी हवाई होकर रह गया था। उस संवेदनशील मुद्दे पर कोई कुछ कहने की हैसियत में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कहीं न कहीं बाबाओं के अपनी जो सोच होती है, एक दूसरे बाबा ने जो कहीं ढोंगी नहीं कह सकते, वे बहुत बड़ी भीड़ बटोरे हुए थे। सबसे कमजोर माने जाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली त्योरी बदल गई और वे सलवार सूट में भागते हुए नजर आए, सलवार सूट में भागते हुए नजर आए। और उन्हीं बाबा की आपने सुनी होगी कि राहुल जी दलितों के घरों में किस लिए जाते हैं, किस लिए खाना खाते हैं। कोई राहुल से सहमत हो असहमत हो, राहुल अच्छे हो बुरे हो, लेकिन हजारों आदमी से घिरा हुआ आदमी कम से कम किसी गंदी और गलत नियत से, वह भी एक दलित के घर में जो खाना खाने जा रहा है, उस समय उसकी निगाह गलत नहीं हो सकती है। और उस माहौल में भी जो आदमी ये उम्मीद करे, यह गंदी सोच ही बलात्कार की मानसिकता को पैदा करती है। मतलब है कि बाबा हमें रामदेव अपनी को मार सोच दिया को बदलना जाता होगा। वहां पर, अगर वो ना और मारते अगर तो। हम अपनी सोच, राजा काल से कारण मरवाना चाहते थे, राजा काल का कारण होता है। अगर सरकार चाहे तो बिना हिंसा के भीड़ को रोक सकती है। और यूपी में भले मुलायम को हिंसा करानी पड़ी रही हो भीड़ रोकने के लिए, लेकिन उनके बेटे अखिलेश को और मायावती को कोई हिंसा नहीं करनी पड़ी और कोई भी जमावड़ा अयोध्या में नहीं हो पाया। अगर हरियाणा मरवा दिया था, आप उनकी वकालत कर रहे थे, अगर हरियाणा के डीजीपी चाहे होते तो रावत साहब, और मुझे लगता है कि ये मैसेज कहीं नहीं जाना चाहिए कि सारे बाबा जो हैं वो खराब हैं या सारे बाबा बुरे हैं। गलत कह रहे हैं। अगर रामदेव जी अगर सलवार पहन के ना भागते तो पुलिस मार देती उनको, दिल्ली पुलिस जो सोर्सेज थी, और कांग्रेस तो चाहती थी कि मरवा दिया जाए उनको। 75 साल के बाद बनूंगा मेरी वर्णाश्रम में। अगर किसी सरकार के खिलाफ अगर कोई बाबा आंदोलन करता है, मैं नहीं कह सकता सारे बाबा खराब है, आंदोलन कर रहा है। नहीं, राधिका जी, मुझे यहाँ पर ये बताइए कि बाबा रामदेव का जिक्र यहाँ पर लाने का क्या मतलब है? और अगर बाबा रामदेव के खिलाफ ऐसे ही मामले थे तो आपकी जब सरकार थी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब जिस तरह से उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ था यूपीए की सरकार के खिलाफ, कुछ मामले उनके खिलाफ डाले भी गए, लेकिन वो साबित नहीं हो पाए ना, कोई सबूत नहीं मिला आप लोगों को, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होती। राधिका जी, देखिए, अभी इशू जो है वो बाबा रामदेव का इशू नहीं है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू वो है जो मौतें हो रही हैं और किस तरीके से हरियाणा सरकार नाकाम है इस चीजों को रोकने के लिए। तो इस चीज को आप बाबा रामदेव पे ले जाइए या किसी और चीज पे ले जाइए, तो वही सब हरियाणा की सरकार चाह रही है, भाजपा की सरकार चाह रही है कि नहीं, आपने जिक्र किया ना कि बाबा रामदेव के खिलाफ जो मामले थे वो क्या हुआ, उनका क्या हुआ, इसलिए ये सवाल उठा है।
देखिए, मैं नहीं समझती इस समय हमारे को उनके ऊपर कोई चर्चा भी करनी चाहिए। ठीक है रावत साहब। जी त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई बाबा, संत या पब्लिक का कोई आदमी और अगर करप्शन के खिलाफ, अगर एक सरकार करप्शन में डूबी हुई है और अगर वहां आंदोलन शुरू करता है तो उसको मरवाने का किसने दिया? अगर वो सलवार सूट ना पहन के भागते तो वो तो पुलिस मार देती उनको एनकाउंटर में, और आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर कोई आदमी हिम्मत करता है सरकार के खिलाफ खड़ा होने की तो आप उसे खिलाफ बोल रहे हैं। अगर राम रहीम के खिलाफ, त्रिपाठी जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मुझे रेखा जी से बात करनी है। जी मैं खाली यह जानना चाहता हूं, अगर सरकार चाहे तो भगा सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं बाबा रामदेव साथ अच्छा किया क्या, रामदेव जी के साथ जो किया गया गलत किया क्या, मनमोहन सिंह ने गलत किया, लेकिन अगर सरकार चाहे तो वही काम राम रहीम के साथ करके बिना हिंसा के भीड़ को भगाया जा सकता था। मैं नहीं कर रहा हूं रामदेव जी फिल्मी हो जाए, मुख्यमंत्री अगर फिल्मी हो जाए और वो नहीं एक्शन लेना चाहता तो आप जैसे अफसरों का क्या दायित्व बनता है फिर? ठीक है, ये सवाल हम बाद में पूछ लेंगे। रेखा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले वर्डिक्ट आता है, जमकर हिंसा होती है, पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया जाता है, एक दिन तक हरियाणा जलता हुआ नजर आता है। उस वक्त भी बाबा के समर्थक थे, आज भी बाबा के समर्थक हैं। जब ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हमने सुना और हमने सजा का ऐलान सुना, कोई हिंसा नहीं हुई। रोहतक में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। यानी ये सीधे सीधे हमें बताता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे, पुलिस अगर चाहे, तो इस तरह का बवाल, इस तरह का कांड नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये तो इसका बिल्कुल मजाक बना दिया गया था कि फ्राइडे को जब ये केस हुआ और जब इसका दिया गया था कि फ्राइडे को जब ये केस हुआ और जब इसका फैसला करा गया, तो जब सेक्शन 144 आपने इम्पोज कर दिया है तो उसमें 4 आदमी से ज्यादा तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो जिस तरीके किया जा सकता, फिर ऑब्वियसली इसके अंदर एक इच्छा शक्ति की कमी थी। इच्छा शक्ति कमी तो साथ साथ एक जबरदस्ती इस तरह मैं तो ये कहूंगी कि जबरदस्ती इस तरह के क्या प्रॉब्लम थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करके उनको पावर दी, तो मजिस्ट्रेट आदेश देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कुछ नहीं कर सकती है। तो इतना बड़ा फोर्सेस से जवाब करने के बाद में भी उन लोगों को, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको मूक दर्शक की तरह वहां पर खड़े रहने दिया। और तो ये तो एक कानून का मजाक बनाने वाली बात है। और जो ये आर्म फोर्सेस है या हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस है, वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उनको आदेश क्लियरली नहीं दिया जाए। तो इसकी स्थिति सेक्शन 144 को आपने एक हादसे पर विषय बना दिया और कहा कि हमने तो 144 इम्पोज कर दिया, हमें क्या मालूम कि लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम कैसे श्रद्धालुओं को क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर केस है कि इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर केस है कि इसके अंदर कॉम्प्लिसिटी है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की, सरकार के वेस्टेड लोगों की इंटरेस्ट, खट्टर गवर्नमेंट जो थी। बिल्कुल। राधिका, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं? मतलब सरकार के साथ डील होने के बाद इस तरह की हिंसा को अंजाम, क्योंकि अल्टीमेटली हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, तो लापरवाही तो सरकार की ही उजागर हुई। सवाल तो उसके रवैये पर ही उठे। बिल्कुल सरकार की ही गलती है। सरकार को पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मिल चुकी थी, उन्होंने लोगों को इकट्ठा होने दिया, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी कि कितनी गाड़ियां उनके कॉन्वॉय में है। बात पे सरकार की ये नाकामियां और सरकार की गलतियां सामने आई है, जिसको हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार करी है उस बात पर। तो हर जगह इस केस में सरकार की ही गलती है। सरकार लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही, सरकार की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। सरकार ने लोगों को इकट्ठा होने दिया। उनके खुद के मंत्रियों ने बोला कि सेक्शन 144 यहाँ लागू नहीं होता। जब उनके मंत्री ये बात बोल रहे तो वो सरकार की बात बोल रहे। सरकार के जो मंत्री है वो सरकार ही तो है, उन्हीं के तो स्पोक्स पर्सन है। रावत साहब क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे जो देश के धर्मगुरु हैं आप जैसे, हर रिलीजन के, उनकी जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है कि वो इन तमाम फैसलों को एक की नजीर पेश करते हुए लोगों को समझाएं कि हर कोई बड़ा आदमी नहीं होता, हर कोई महात्मा नहीं होता, हर कोई संत नहीं होता। अपनी आंखें कम से कम खुली रखें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा समीर भाई जी। हम आपके ही इस प्लेटफॉर्म पर बोल सकते हैं और यहां भी हमें बोलने में डर लगता है
क्योंकि पता नहीं कब इनके गुर्गे उठा के चले जाएं और लेके चले जाएं और कहां यमुना जी में गंगा जी में डाल दें। इसलिए जब ये इतने बड़े स्वयंभू जो ठेकेदार बनते हैं वोटों के भी, गुंडों के भी, AK-47 के भी, तो इनके सामने कौन सा संत जो बोल पाएगा? क्योंकि सरकार इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, मिनिस्टर इनके हाथ में, मुख्यमंत्री इनके हाथ में है। तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हिम्मत है इनके सामने हम इनको कोई सलाह दे देंगे? अगर सलाह भी दे दी तो 10 केस इनके लोग लगा देंगे और जाकर के जैसे ही कोर्ट में पेश होंगे वहीं कहीं ना कहीं उठा करके आपको मरवा देंगे। जब पत्रकार को छोड़ नहीं सकते, उनको मरवा सकते हैं, उनके भाई को छोड़ नहीं सकते, पुलिस वालों का ये कहीं ना कहीं इधर से उधर ट्रांसफर करा सकते हैं, तो हम तो सिर्फ आपके ही प्लेटफॉर्म पर पब्लिक को राय दे सकते हैं कि ऐसे जो स्वयंभू इस तरह के पाखंडी लोग हैं उनसे दूर रहें। और कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मुझे लगता है कि अपने आप में यह फैसला नजीर है। जिस तरह से इन बाबाओं का हश्र सामने आया और जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज मत्था टेकती हैं ऐसे बाबाओं के आगे, उन्हें बाबा बनाती हैं और उन्हें यह मौका देती हैं कि वो एक आम इंसान से इतने बड़े मॉन्स्टर बन जाएं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है और ऐसी चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है। भले ही ऐसे बाबाओं के हिस्से में कुछ वोट बैंक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग इतने बड़े क्यों बन जाते हैं कि बाद में इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दे पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ETV उर्दू।